नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अरुण। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स स्मार्ट ज्ञान। पहला प्रश्न आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि इस तरह से है। इस प्रश्न में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट, आपको इसमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है √5 को। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मान लेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम इसके विलोम यानी उल्टा मान लेंगे कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स, हम यह जानते हैं कि यदि √5 एक परिमेय संख्या है तो यह p/q के रूप में लिखी जा सकती है, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या बटे के रूप में होती है। जहाँ पर यह p व q क्या होंगे, दोनों सहअभाज्य पूर्णांक होंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख लेंगे जहाँ p व q ये जो दोनों हैं अंश व हर में संख्याएं, यह सहअभाज्य पूर्णांक होंगी। अब सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। स्टूडेंट्स, अब हम सहअभाज्य संख्याएं देखेंगे। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही हो, एक के अतिरिक्त और कुछ ना हो। इसको दूसरे शब्दों में हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF केवल एक हो और कुछ भी ना हो। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे 4/5 दिया गया है। तो यह जो 4 और 5 अंश व हर में जो दो संख्याएं हैं, यह ऐसी संख्याएं हैं जिनका HCF यानी कि इनका महत्तम यदि हम लेंगे, निकालेंगे, तो केवल एक ही होगा, इनका महत्तम एक है। या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 4 और 5 यह ऐसी संख्या हैं जिनमें किसी संख्या का भाग नहीं जा सकता है, केवल एक का ही भाग जाएगा। यानी कि इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं है, केवल एक है दोनों में। इसका मतलब एक का ही यदि इसमें गुणा कर दें तभी यह क्या होगा, इनके साथ में होगा। एक के अतिरिक्त और कुछ भी उभयनिष्ठ मतलब दोनों में गुणनखंड नहीं है, तो यह क्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्या होंगी। यदि हम इसको इस तरह से लिख दें 4/6, तो यह सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, दोनों में अंश व हर में। इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 2 × 2 और बटे में 3 × 2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जब अंश व हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो यह अंश व हर सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है और एक तो सभी का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड एक से अधिक हो गए, तो यह संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या होने के लिए उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही होना चाहिए, बस। तो आप सहअभाज्य संख्या समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर p व q क्या है, दोनों सहअभाज्य संख्या या सहअभाज्य पूर्णांक कह सकते हैं हम इसको। तो स्टूडेंट, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब हमने इसको p/q के रूप में लिख लिया, अब हमको क्या करना है, इसको q को इससे गुणा कर देना है। इधर भाग में है, इस साइड आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5√5q हो जाएगा और इस साइड बचेगा p। अब हमको क्या करना है, इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो अब इसका वर्ग करते हैं। तो इसका वर्ग करेंगे तो √5 q का स्क्वायर और इधर p का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 ही रहेगा, क्योंकि रूट और यह स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाता है। इसके अंदर जो संख्या होती है वही बस आ जाती है। यहाँ q का वर्ग ही रहेगा, यह वर्ग इस पर भी है, p वर्ग, p का वर्ग p वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 5 इसके साथ गुणा में है, वह गुणा वाली संख्या को जब हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगी। तो यहाँ पर q² बराबर p²
और बटे में 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह इधर गुणा में था तो इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5 है। यहाँ पर पी स्क्वायर क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, और विभाजित होने के बाद क्यू स्क्वायर रिजल्ट में आ रहा है, यानी इसका भागफल। तो यहाँ पर पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो यह पी भी 5 से विभाजित होगा। स्टूडेंट्स, इसको हम रफ कार्य में समझ लेते हैं। मान लीजिए कि 5 का वर्ग 5 से विभाजित हो रहा है। 5 का वर्ग 5 से विभाजित हो रहा है। चेक करते हैं यहाँ हो रहा है कि नहीं। तो 5 का वर्ग होता है 25, यह 5 से विभाजित हो रहा है 5 बार में। तो हम यह भी तो कह सकते हैं कि जब 5 का वर्ग 5 से विभाजित है तो 5 से यह 5 भी क्या होगा, विभाजित होगा। यानी कि यह 5 यदि वर्ग ना करें तो वह संख्या जो थी तो वह भी क्या होगी, 5 भी इस 5 से विभाजित होगी। और कोई अन्य उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4 का वर्ग 2 से विभाजित है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि 2 भी क्या होगा, नहीं, यह 4 भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। पहले इसका वर्ग करते हैं विभाजित, 4 का वर्ग 16 और बटे 2, तो यह 8 बार में विभाजित हो जाएगा। तो हम यह भी कह सकते हैं कि जो यह 4 था, यदि इसका वर्ग ना करें, वर्ग हटा दें, तो 4 भी क्या हो जाएगा, इस 2 से ही विभाजित होगा 2 बार में। इसका मतलब यह है कि यदि किसी संख्या का वर्ग इस संख्या से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी क्या होगी, इसी संख्या से विभाजित होगी, यदि वर्ग विभाजित हो रहा है तो यहाँ पर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं, जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं कि पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। इसका वर्ग यदि ना करें, वर्ग हटा दें, तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। यह हमारी प्रमेय भी कहती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है यहाँ पर। अतः प्रमेय के अनुसार यह भी कह सकते हैं कि 5 से पी भी क्या होगा, विभाजित होगा। जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। अच्छा, जब पी 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब पी बटे क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि पी 5 से विभाजित हो रहा है। जब p बटे 5 होगा तो यह भाग देने के बाद कुछ ना कुछ भागफल तो आएगा। तो मान लेते हैं कि हम जब p में 5 का भाग देते हैं तो मान लेते हैं कि c आता है इसका भागफल। यहाँ पर c हमने मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को इस साइड ले जाएंगे तो इधर गुणा हो जाएगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 5c हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, p का मान उठाकर समीकरण यहाँ पर रख देंगे, इसको समीकरण नाम दे देते हैं। ये मान लीजिए समीकरण 1 है। तो हम इस p का मान जो 5c है इसको उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा इस तरह से था, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर p की जगह पर हमें क्या लिखना है, 5c, तो 5c, और यहाँ पर p में स्क्वायर चढ़ा है तो p के मान में भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, और बटे में इधर पर 5 है तो 5 एज इट इज रहेगा। p की जगह पर हमने 5c लिख दिया बस। अब इसका जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और c का वर्ग c वर्ग ही रहेगा, और बटे में है इधर 5। तो अब 5 से यह 25 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बार में हो जाएगा यह कैंसिल। तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर बचा, 5c स्क्वायर, क्योंकि यह 5 से 25 विभाजित हो गया। अब यहाँ पर 5 इधर गुणा में है तो इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5, और इस साइड c स्क्वायर रहेगा एज इट इज। यह इधर आया तो गुणा वाली संख्या भाग में आ गई। स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है।
अतः प्रमेय के अनुसार क्यू भी 5 से विभाजित होगा। यह क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, क्योंकि जब वर्ग विभाजित होता है किसी संख्या का इससे, तो यह संख्या भी क्या होगी, इसी संख्या से विभाजित होगी, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा था, तो पी भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर पी 5 से विभाजित हो रहा है इस समीकरण में। और आगे जब हमने देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा, अर्थात क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो वहाँ पी 5 से विभाजित हो रहा था, इधर क्यू 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पी व क्यू दोनों क्या हो रहे हैं, 5 से, यानी एक ही संख्या से विभाजित हो रहे हैं। स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चूंकि पी व क्यू दोनों पी 5 से विभाजित होते हैं, यानी अंश बाहर जो पी बटे क्यू था वह क्या है, 5 से विभाजित हो रहा है, जो कि विरोधाभास है, जो कि इस बात का विरोधाभास है कि पी व क्यू क्या थे, सहअभाज्य पूर्णांक थे। और सहअभाज्य पूर्णांकों की यह विशेषता होती है कि वह किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकते, केवल एक से होंगे। तो यह पी व क्यू तो 5 से विभाजित होते हैं, इसका मतलब जो हमने सहअभाज्य माना था यह तो गलत हो गया। तो यह विरोधाभास जो आ रहा है हमारा, क्यों आ रहा विरोधाभास, यह विरोधाभास इसलिए आ रहा है कि हमने √5 को क्या माना है, एक परिमेय संख्या माना है। परिमेय संख्या माना है तो इसको सहअभाज्य आना चाहिए था, जबकि यह सहअभाज्य नहीं आ रही, 5 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब सहअभाज्य नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह विरोधाभास जो उत्पन्न हो रहा है, इसका मेन कारण हमारी गलत कल्पना है। तो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास जो उत्पन्न हो रहा है कि यह क्या आ रहा है, सहअभाज्य नहीं आ रहा है, और जबकि पी व क्यू तो सहअभाज्य हमने माने थे, क्योंकि वह परिमेय संख्या के रूप में था, तो सहअभाज्य तो होती ही है परिमेय संख्या में अंश बाहर। तो यह जो विरोधाभास आ रहा है यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। हमने गलत कल्पना क्या की थी कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब हमारी ये गलत कल्पना के कारण यहाँ विरोधाभास प्राप्त हुआ है, तो हमने गलत क्या माना था कि √5 को परिमेय माना था। इसका मतलब क्या हुआ कि निष्कर्ष यह निकल रहा है, इसका मतलब कि जब यह परिमेय नहीं है तो क्या होगी, यह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप बिल्कुल इसी तरह से √2, √3, √7 और भी अन्य अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको यह सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या कर लेंगे, वैसे ही इसको उल्टा मान लेंगे। तो हमने इसको उल्टा मान लिया कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो यह पी बटे क्यू के रूप में होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर पी बटे क्यू। यहाँ बगल में वही चीज़ लिख देंगे कि पी व क्यू यहाँ पर लिख देंगे पी व क्यू सहअभाज्य पूर्णांक है।
वह क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे 0 ना होना चाहिए बस। तो अब इसको क्या करेंगे, यह 3 इधर प्लस में है, इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2√5 बराबर पी बटे क्यू। एज इट इज है, यह इस साइड जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को भी उस तरफ ले जाएंगे। तो 2 चूंकि यहाँ पर हमारा गुणा में है तो उस साइड भाग में चला जाएगा। तो भाग में हमेशा ऊपर वाली यानी अंश के ही जाता है नीचे। तो यहाँ पर √5 बचेगा, इस साइड आ जाएगा तो यह 2 आएगा, तो यहाँ पर भी इसके बटे में आ जाएगा तो p और बटे बटे में पहले से q है तो यहाँ पर 2q हो जाएगा, क्योंकि यह आ जाएगा इसके नीचे, तो यहाँ पर 2q हो जाएगा। और माइनस यहाँ पर 3 है तो 3 के बटे में भी यह 2 आ जाएगा, इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर इस स्थिति में पहुँच चुके हैं कि √5 हमारा एक तरफ हो गया है। और √5 को हम पहले क्वेश्चन में क्या कर चुके हैं, सिद्ध कि यह तो एक अपरिमेय संख्या है। तो बस हमारा यहीं पर सवाल समाप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पी क्यू 2 व 3 जो ये दोनों संख्याएं हैं, सभी संख्याएं 2, 3 और पी क्यू जे क्या है, पूर्णांक हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर माना था कि यह सहभाज्य पूर्णांक है, तो यह क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांकों से जो मिलकर संख्या बनती है वह क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। तो पूर्णांकों से मिलकर जो यह संख्या बनी है यह क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो यह तो हमारी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बराबर में जो संख्या हो उसको भी परिमेय होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं तो जब हमारी यह परिमेय संख्या तो इसके बराबर में जो संख्या है वह भी परिमेय होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जब यह परिमेय संख्या है इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु यह इस बात का विरोधाभास है कि यह तो क्या था, एक अपरिमेय। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लिख देंगे कि परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभासी है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम तो पहले ही क्वेश्चन में सिद्ध कर चुके हैं कि यह अपरिमेय संख्या है। तो यह संख्या जो परिमेय है इसके बराबर में जो ये संख्या है तो यह परिमेय ना होकर क्या है, ये अपरिमेय है। तो यह तो विरोध हो गया, क्योंकि इधर अपरिमेय संख्या है, इसके बराबर में परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको क्या माना था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, और हमारा यह परिमेय संख्या मानने पर यह रिजल्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर गलत साबित हो रहा है, क्योंकि यह तो पहले से अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं। जो हमने यह माना था इसको परिमेय संख्या, तो यह क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब यह परिमेय नहीं है तो क्या होगी, यह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमारा इसको परिमेय मानने पर गलत रिजल्ट आ रहा है। तो यह क्या होगा, एक अपरिमेय ही होगा। तो स्टूडेंट हमको इन क्वेश्चनों में क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चनों में कि जो यह मिक्सचर संख्या दी हुई परिमेय और अपरिमेय संख्या, इनमें हमको बस यही करना है कि जो अपरिमेय संख्या है जिसको हम जानते हैं जैसे √2, √3, √5, √7 इत्यादि जो अपरिमेय संख्या है उनको एक तरफ कर लेना है, बाकी को दूसरी तरफ कर देना है बराबर के एक तरफ।
तो जब यह बराबर के एक तरफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह अपरिमेय है और बराबर के उस तरफ जो पूर्णांकों से मिलकर संख्या बनी हो वह परिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती है, तो हम यहीं पर यह इतनी भाषा लिख देंगे और कह देंगे कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। तो इसी के साथ यह क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं सिद्ध कीजिए। इसका मतलब यह है कि जो यह संख्या दी हुई है, 3 इसमें पार्ट दिए गए हैं। एक दिया हुआ है 1/√2। तो पहले पार्ट को ही यहाँ पर पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1/√2 को हमको अपरिमेय सिद्ध करना है। स्टूडेंट, तो हम पिछले क्वेश्चनों की तरह 1/√2 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे, जबकि हमें इसको क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। जहाँ हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसको उल्टा यानी परिमेय मान लेंगे। अब जब परिमेय है तो यह P/Q के बराबर होगी, तो 1/√2 बराबर P/Q, और यहाँ पर लिख देंगे P व Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इसको व्युत्क्रम कर देना है। इस समीकरण का व्युत्क्रम जब करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पहले नंबर लिख देते हैं जहाँ Q बराबर नहीं होगा 0 व P बराबर भी नहीं होगा 0। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको क्या करना है, P व Q दोनों की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, यह ध्यान देना है। अब इसको क्यों लिख रहे हैं इस तरह से, क्योंकि जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो यह कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे व्युत्क्रम करने पर, इसका दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देंगे। तो व्युत्क्रम करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, पलट जाएगी संख्या, यानी √2 और बटे में आ जाएगा 1। तो 1 का बटे में आने से कोई मतलब है नहीं है, तो यहाँ पर ये संख्या पलट जाएगी, ये हो जाएगा Q/P। यहाँ पर Q व P क्या थे, दोनों सहअभाज्य पूर्णांक थे, और P की जगह पर भी 0 नहीं हो सकता है, और यहाँ पर Q की जगह पर भी 0 नहीं हो सकता है। इसलिए हमने P व Q दोनों की जगह पर 0 नहीं है यह लिखा था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि यह P व Q तो क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, तो यह तो परिमेय होगी। यहाँ पर हम लिख देंगे P व Q दोनों क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, क्योंकि हमने इसको सहअभाज्य पूर्णांक ही तो माना था। तो P/Q, Q यहाँ पर परिमेय संख्या थी, तो अब इसका व्युत्क्रम होगा Q/P, तो यह भी क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि P व Q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक ही है। तो पूर्णांकों से मिलकर जो संख्या बनती है वह परिमेय संख्या होती है, तो यह संख्या क्या होगी, परिमेय। परंतु यह अपरिमेय संख्या के बराबर में है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो यह क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा कि यहाँ पर परिमेय है, इसके बराबर में अपरिमेय है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब यह परिमेय है तो √2 भी परिमेय संख्या होगा। जब हम यहाँ पर देखते हैं कि यह परिमेय संख्या, तो जो इसके बराबर में है √2 वह भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो यह परिमेय संख्या होगी तो हम कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या होगी, लेकिन यह तो अपरिमेय है, तो यहाँ पर यह विरोधाभास हो जाएगा। यहाँ पर हम कहेंगे कि परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभासी है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 तो एक अपरिमेय संख्या ही है, जबकि यहाँ पर परिमेय संख्या के बराबर में आ रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है।
हमने गलत कल्पना की थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यह हमने कल्पना की थी। तो यह विरोधाभास हमारा इसी कारण से प्राप्त हो रहा है, तभी तो इसका रिजल्ट उल्टा आ रहा है। तो जब यह परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, यह अपरिमेय ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस हमको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, बस हमको जो अपरिमेय संख्या है उसको एक तरफ कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना है, चाहे जिस तरह से। जब अपरिमेय एक तरफ हो जाएगी तो बस हमको यह भाषा लिख देना है बस, और कुछ नहीं। इसी के साथ यह क्वेश्चन भी समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 3 का भाग 2 देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमको 7√5 को एक अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम पिछले क्वेश्चनों की तरह ही भी इस प्रश्न को भी इस परिमेय संख्या मान लेते हैं। स्टूडेंट, अब हम 7√5 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए भी हम इसको परिमेय, यानी जब इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको उल्टा मान लेंगे परिमेय। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। हम इसको परिमेय मान लेंगे। जब परिमेय है तो 7√5 बराबर P/Q हो जाएगा, पिछले क्वेश्चनों की तरह। जहां P व Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, वह Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब हम इस 7 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 5√5 बराबर P, और यह गुणा में है तो यह बटे में आएगा। तो यहाँ पर है Q पहले से, तो 7Q हो जाएगा। बस हमारा यही तो काम है कि जो अपरिमेय संख्या है उसको एक तरफ करना है बस। तो यह एक तरफ हो गया, तो बस अब हमको भाषा बस लिखना है। तो यहाँ पर हम कहेंगे 7P व Q पूर्णांक हैं, अतः P/7Q एक परिमेय संख्या होगी। या परिमेय संख्या है। जब यह पूर्णांक हैं तो इनसे जो मिलकर संख्या बनी है परिमेय संख्या है, सीधी सी बात। तो जब यह परिमेय संख्या है तो यह भी परिमेय संख्या हो, क्योंकि यह तो इसके बराबर में है। तो √5 भी √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि यह परिमेय संख्या के बराबर में है। तो जो परिमेय संख्या के बराबर में है तो वह परिमेय ही होना चाहिए। परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभासी है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह तो एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमने इसको पहले ही क्वेश्चन में सॉल्व सिद्ध किया था कि यह अपरिमेय है। तो यह विरोधाभास हमारा इस तथ्य पर विरोध करता है कि यह तो क्या है, अपरिमेय है, जबकि यह परिमेय के बराबर में है, तो इसको परिमेय होना चाहिए। तो यह विरोध उत्पन्न कर, यहाँ पर लिख देंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। यह जो विरोध यहाँ पर पैदा हो रहा था, उत्पन्न हो रहा था कि यह क्या है, परिमेय संख्या है, और जबकि यह अपरिमेय संख्या के बराबर में है, तो अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकती। तो यह विरोधाभास जो आ रहा है, यह किस कारण से आ रहा है, हमारी गलत कल्पना के कारण। हमने गलत कल्पना क्या की थी कि 7√5 एक परिमेय है। तो जब यह परिमेय नहीं है, रिजल्ट हमारा परिमेय मानने पर गलत आ रहा है,
भास हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि जब यह परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या मानने पर यह रिजल्ट इसका क्या आ रहा है, विरोध आ रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो यह क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। तो इस तरह से यह क्वेश्चन भी यहीं पर समाप्त होता है। अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे। स्टूडेंट, अब हम प्रश्न 3 का तीसरा पार्ट हल करेंगे। इस पार्ट में 6+√2 को हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से इसको उल्टा यानी विलोम मान लें कि यह एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में भी लिख लेते हैं, P/Q, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 नहीं है, यानी नीचे हर में 0 नहीं है। अब हमको पिछले प्रश्नों की तरह इसमें जो अपरिमेय संख्या √2 है उसको एक बगल रखना है, बाकी सबको उस तरफ ले जाना है। तो यहाँ पर √2 को यहीं पर रखेंगे तो साइड चला जाएगा हमारा 6, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो P/6 माइनस का 6। अब जो यह संख्या बन चुकी है, यह तो पूर्णांक थे तो यह परिमेय संख्या है, और ये भी पूर्णांक है, तो इनसे मिलकर जो संख्या बनी है परिमेय संख्या है, और इसके बराबर में यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इसको देखते हैं कि जब यह परिमेय है तो इसको भी क्या होना चाहिए, परिमेय, लेकिन यह परिमेय और अपरिमेय बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6P व Q पूर्णांक हैं, अतः जो इन पूर्णांकों से संख्या मिलकर बनी है यह एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यह परिमेय संख्या के बराबर में है तो यह परिमेय संख्या ही होनी चाहिए, जबकि हमें तो पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभासी है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जो यह परिमेय संख्या है इसके बराबर में जो संख्या उसको परिमेय होना चाहिए था, जबकि हमें पता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर कहेंगे हम कि परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभासी है कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो यह परिमेय के बराबर में हो नहीं सकता। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यह परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं है, तो यह जो विरोधाभास आ रहा है, यह विरोधाभास हमारी कुछ गलती के कारण प्राप्त हुआ है। तो वह गलती क्या थी उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। हमें जो यह विरोधाभास देखने को मिल रहा है कि परिमेय और अपरिमेय बराबर में आ रही है, तो यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। जो हमें यह विरोधाभास हो रहा है यह अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हमने गलत कल्पना यह की थी कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसी कारण से हमारा यह रिजल्ट इस तरह से विरोधाभास आ रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब यह परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या मानने पर यह क्या रहा था, विरोधाभास, तो यह क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि अतः 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जब परिमेय नहीं है, परिमेय मानने पर यह विरोधपूर्ण रिजल्ट आ रहा है, परिणाम आ रहा है, तो यह अपरिमेय ही होगी। स्टूडेंट, इसी के साथ यह क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है।
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके।